हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे एग्ज़ाम में जो राजनीति विज्ञान के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जो डेली जो न्यूज़ है, चलने वाली जो न्यूज़ है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं। क्योंकि एग्ज़ामिनर उन्हीं पॉइंट को टारगेट करते हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो उसी के तहत हम एक सीरीज चला रहे हैं अपने इस चैनल पे, जिसका नाम रहेगा खबर से संविधान तक। तो खबर से संविधान तक का मतलब है कि कोई खबर देखेंगे हम, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे उसका कंप्लीट विश्लेषण क्या हो सकता है, उससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान क्या है, उससे जुड़े हुए कानून क्या कहते हैं। तो हम उसका कंप्लीट विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को कवर करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो ज़्यादातर जो डेली रूटीन में जो चीज़ें रहती है, न्यूज़ में चर्चाएँ रहती है जिस विषय पे, उन्हीं विषयों से वो कोई ना कोई क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो हम देखेंगे कि आपका जो एक तरह से आने वाले एग्ज़ामों में आपको वो क्वेश्चन भी उनसे देखने को मिलेंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपके लिए कोई ऐसी एक सीरीज़ चलाएँ। तो इस सीरीज़ के तहत ही हमारा जो पहला जो न्यूज़ रहेगी, हमारी पहली न्यूज़ रहेगी, वो है कि जैसे आज के अखबार में हम देखते हैं कि एक न्यूज़ है जिसमें ये कहा गया है कि 193 सांसदों के हस्ताक्षर हुए हैं। और किस पे हुए कि एक के जो सीईसी है, जिसे हम कहते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसका, जिसका नाम है वर्तमान में जिस पद पे है वो है कौन, ज्ञानेश कुमार जी, को हटाने से जुड़े हुए एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा की 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों के हस्ताक्षर किए हैं और एक नोटिस दिया है। अब नोटिस दिए हैं तो उस नोटिस के तहत क्या होगा कि प्रोसेस क्या है, मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। क्योंकि ये भी 193 सांसदों के हस्ताक्षर का जो नोटिस है वो दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि उसको हटाने की प्रक्रिया क्या रहती है, किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है। तो पहले खबर पढ़ेंगे। तो खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के अनुसार नोटिस शुक्रवार को कम से कम एक सदन में पेश हो सकता है। नियमानुसार लोकसभा में ईसीसी को हटाने का प्रस्ताव के नोटिस के लिए 100 सदस्य, कम से कम कितने सदस्य चाहिए, इसमें लिखा है कि 100 सदस्य चाहिए, जबकि राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। ये पहली बार है जब सीईसी को हटाने की मांग को लेकर या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर ऐसा नोटिस दिया जा रहा है। मतलब अपने आप में ये एक बड़ी खबर रहती है। सूत्रों के अनुसार इसमें सीईसी को पक्षपात कारण क्या रहा है को नोटिस देने का, तो कहा है कि पक्षपातपूर्ण चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डालने जैसे 7 आरोप लगाए गए हैं। किस पे, ज्ञानेश कुमार जी पे। तो एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष के द्वारा ये नोटिस है 193 सदस्यों ने साइन करके एक तरह से दिए हैं, नोटिस दिए हैं। अब नोटिस में हम देखते हैं कि जैसे किस तरीके से क्या होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या इतनी आसानी से हटाया जा सकता है, या उसे हटाने से जुड़े हुए जो प्रावधान है वो क्या कहते हैं। उस चीज़ों का हम एक बार देखेंगे कि किस प्रकार वो सारी चीज़ें होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की संवैधानिक जो प्रक्रिया वो क्या है, तो रिमूवल की जो प्रोसेस है उसका हम 360 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं इसमें। तो समाचार जो पत्र है उसका सारांश है, तो वो हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे संसद में अगर ये नोटिस दिया जाता है कोई भी सदनों में, उनमें हम देखते हैं कि संवैधानिक ढांचा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है हमें इस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। हम देखते हैं क्योंकि एक संवैधानिक निकाय इस वजह से है कि आर्टिकल 324 से 329 तक हमें आर्टिकल जो एक तरह से देखा जाए तो भाग 15 में और 324 से और 329 तक हमें क्या देखने को मिलता है, भारतीय चुनाव आयोग देखने को मिलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। तो एक संवैधानिक निकाय है। तो पहली तो बात ये क्लियर होगी, भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है कि स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, ये हमें याद रखना है थोड़ा, जिसकी स्थापना
संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के द्वारा की गई है। ये स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने CEC को हटाने की प्रक्रिया को अत्यंत कठोर बनाया है ताकि वो बिना किसी दबाव के वो कार्य कर सके, या सत्ताधारी पक्ष एक तरह से जो दल है उसका उन पर ज़्यादा प्रभाव दबाव ना रहे या आसानी से उन्हें हटाया ना जा सके। इस वजह से इस प्रक्रिया को थोड़ा क्या बनाया गया है, संविधान सभा के द्वारा या संविधान निर्माताओं के द्वारा इस प्रक्रिया को थोड़ा जटिल बनाया गया है ताकि आसानी से नहीं हटाया जा सके। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद क्या है इसके बारे में। तो उनमें हम देखेंगे कि जो प्रमुख जो संवैधानिक अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 324(1) जो किसकी निर्वाचन आयोग की संरचना का उल्लेख करता है। 324(1) भारत के संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो किस किस के इलेक्शन करवाता है। तो हम देखते हैं कि वो भारत के संसद मतलब लोकसभा की और राज्यसभा की करवाता है। राज्य के विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पे है वहाँ उनके चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव। तो ये चुनाव है वो किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ये हमें याद रखना है। तो वो किसके द्वारा होते हैं, तो वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और उनके से जुड़े हुए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य है वो कौन करता है, भारतीय चुनाव आयोग में निहित है। ये हमें आर्टिकल 324(1) में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो हमें याद रखना है कि जो चुनाव आयोग है उसमें कौन होंगे, तो एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें। तो राष्ट्रपति ने अभी अगर देखा जाए तो कितने अन्य चुनाव आयुक्त नियत कर रखे हैं, तो 2 याद रखने। तो वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग की संरचना वो 1+2 की है। एक तो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। तो 324 हमें याद रखना है। 324(1) में निर्वाचन आयोग की किसका उल्लेख है, संरचना का उल्लेख है और किस किस के चुनाव है वो संपन्न करवाता है वो भी हमें याद रखने हैं। उसके अलावा कितने व्यक्तियों से मिलके बनेगा या किससे मिलके बनेगा, संरचना क्या रहेगी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा ही होगा, लेकिन उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर नियत किए जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जिसमें है कि 324(5) है वो। तो 324(5) क्या कहता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो पदावधि है, निष्कासन है, उससे क्या है, उसको संरक्षण प्राप्त है, मूल प्रावधान। तो उसमें देखते हैं कि जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसी रीति से, किस रीति से, कि उन्हीं आधारों पे। अब कौन से आधार हैं वो हम देखें कि जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, तो इसको हटाने की जो प्रोसेस है वो किससे मिलती जुलती है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जो जज है, उनको हटाते हैं। उसी प्रोसेस से किसको हटाया जाएगा, निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि निर्वाचन आयुक्त है उसकी जो प्रोसेस है वो न्यायाधीश के समान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रोसेस है उस समान है। तो अपने आप में ये क्या होगा, एक कठिन प्रोसेस होगा जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसमें अलाभकारी परिवर्तन या बदलाव नहीं किए जाएंगे। ये वही अनुच्छेद है जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य बनाता है। तो हमें याद रखना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य बनाने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो आर्टिकल 324(5) है। और 324(5) के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसको हटाने की प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान है। तो ये चीज़ें हमें दोनों याद रखने के समतुल्य बनाता है। तो वो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 324(5). अब दूसरी चीज़ हम आगे देखेंगे कि 124(4) है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो किस में, 124(4) में दिया गया है। 124(4) के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको किस प्रकार हटाते हैं, तो इसी प्रकार किसको हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। अगर ये जो 193 सदस्यों ने जो संसद में नोटिस दिया है, अब ये नोटिस है वो अगर सही तरीके से अगर मान लो कि अगर देखा जाए तो ये एक्सेप्ट हो जाता है लोकसभा या फिर
राज्यसभा के द्वारा। तो उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हटाए जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासन की प्रक्रिया, यही अनुच्छेद है, इसका क्या है, आधार है, 124(4) है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से तब हटाया जाएगा जब संसद के प्रत्येक सदन ने उस सत्र में, मतलब एक ही सत्र में, ये नहीं है कि अभी मान लो लोकसभा में आया है और सत्र है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक साल में एक तरह से देखा जाए तो संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, जैसे बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीत सत्र है। तो उनमें किसी एक सत्र में ये प्रस्ताव आता है और ये प्रस्ताव आने के बाद में उसी सत्र में दोनों सदनों से पारित होना क्या है, आवश्यक है। एक बात तो ये है। उसके बाद सदन की कुल सदस्य संख्या के क्या चाहिए, बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम कितना चाहिए, 2/3 बहुमत का समर्थन, समावेदन, मतलब राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मतलब अगर इतने लोग अगर राजी है कि दोनों सदनों की, एक तरह से देखा जाए तो सदन की कुल सदस्यता के तो क्या चाहिए, बहुमत चाहिए दोनों की, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम कितने तिहाई बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर जुटा पाते हैं विपक्ष तो उसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है। अब अगर देखा जाए तो आधार क्या हो सकता है, तो इसमें यह है कि एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो कदाचार है वो, और एक असमर्थता। तो ये 2 ही आधार है। सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको अगर हटाने का अगर आधार पूछे तो 2 ही आधारों का वर्णन किया गया है, जिनमें क्या है, एक तो सिद्ध कदाचार है और दूसरा असमर्थता के आधार पर उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हमें चीज़ें किस में देखने को मिलती है, आर्टिकल 124(4) में देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं आगे कि अनुच्छेद 324(6) क्या कहता है, क्योंकि 324(5) क्या कह रहा था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। अब 6 कह रहा था कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जो संरक्षण प्राप्त है वो क्या है, तो वो देखेंगे किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को उसके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाएगा। मतलब उसकी जो सिफारिश करेगा वो कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। उसी के बाद में उस राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। अगर अन्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा है वो उतनी नहीं है जितनी कि इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है, तो केवल जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आर्टिकल 124(4) जैसी सुरक्षा मिलती है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो जो आर्टिकल 124(4) या सुप्रीम कोर्ट वाला जो प्रोसेस है वो किसके लिए फॉलो होता है, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए फॉलो किया जाता है। 124(4) जो जजेज को हटाने की जो प्रोसेस है उसके समान होती है 124(4) के अकॉर्डिंग, क्योंकि 324(5) ये कहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे बेर एक्ट है उसमें संसदीय विधान क्या लिखा है। जैसे बेर एक्ट हमें देखना चाहिए कि जैसे, क्योंकि संविधान की जो ओरिजिनल अगर कॉपी अगर देखें तो वो क्या है, बेर एक्ट है, उसमें किस तरीके से चीज़ें लिखी गई है। तो हम देखते हैं कि जैसे अधिनियम है एक जिसका नाम है कि जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम कब का है, 1968 का है, जिसके अकॉर्डिंग किसको हटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि चूँकि अनुच्छेद 324(5) मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) के अनुसार लागू करता है। तो एक 324(5) है वो ये कहता है कि उसको किस प्रोसेस से हटाया जाएगा, तो 124(4) के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज है उनको हटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जजेज को हटाने के लिए जो एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1938 बनाया गया है उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को किस प्रकार हटाया जाएगा। उसी तरीके से किसको हटाया जाएगा, 324(5) के अकॉर्डिंग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। इसलिए जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी लागू होती है। ये अधिनियम संसद को ये शक्ति देता है कि वह एक जांच समिति गठित करे। तो सबसे पहले क्या होगी, एक जांच समिति गठित की जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो ये प्रस्ताव अगर 193 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। अब अगर देखा जाए तो जब ये अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा तो हम देखते हैं कि लोकसभा के कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। अगर लोकसभा में स्वीकार होता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों का इस पर क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर राज्यसभा में अगर ये स्वीकार किया जाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, स्वीकार होगा। स्वीकार होने के बाद में पहला काम होगा एक वो सदन जांच समिति का क्या करेगा,
गठन करेगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसकी धारा 3(1) में क्या लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया जांच प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों, राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। उसके बाद में धारा 3(2) में क्या लिखा गया है, तो नोटिस मिलने पर स्पीकर या सभापति, मतलब अगर लोकसभा मिलता तो स्पीकर और राज्यसभा में मिलता है तो सभापति, ये तय करेंगे प्रस्ताव आगे बढ़ाए जाए या फिर नहीं। मतलब अगर ये है कि 100 सदस्य और 50 सदस्य ने हस्ताक्षर करके सभापति स्पीकर को प्रस्ताव वो सौंप देते हैं, उसके बाद में उस पर आगे क्या फैसला करना है, वो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये फैसला किसके हाथ में रहता है, स्पीकर और सभापति के हाथ में रहता है। अगर वो चाहें तो वो एक जांच समिति का गठन कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो प्रस्ताव वहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं कि धारा 3 में और क्लोज 3 में क्या लिखा है, यदि स्पीकर सभापति प्रस्ताव स्वीकार करें तो 3 सदस्यीय जांच समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि 3 सदस्यीय जो जांच समिति है उसका गठन जो होता है वो जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 की, उसकी धारा 3 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है। आर्टिकल जो धारा 3 में क्लोज 3 है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इससे जो 3 सदस्यीय जो जांच समिति है उसमें कौन कौन होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज इसमें शामिल किया जाता है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया इसमें। उसके अलावा एक क्या हो जाता है, किसी भी हाई कोर्ट का सीजी हो जाता है इसमें, किसी भी हाई कोर्ट का क्या है, सीजी। और एक है वो विधिवेता या कानून वेता होना चाहिए जो विधि का अच्छा जानकार होता है। तो ये 3 सदस्यीय क्या होती है, कमेटी होती है जो स्पीकर या सभापति के द्वारा बनाई जाएगी। और किसके अकॉर्डिंग, तो जजेज इंक्वायरी एक्ट धारा 3 के क्लोज 3 के अकॉर्डिंग ये समिति बनाई जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं धारा 4 में क्या है, तो जांच समिति साक्ष्य लेगी और दस्तावेज मांगेगी और न्याय प्रक्रिया से जांच करेगी। धारा 5 में है कि जांच समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या सभापति को सौंपेगी। यदि कदाचार सिद्ध होता है तो प्रस्ताव दोनों सदनों में पेश होगा। मतलब ये है कि अगर प्रूव जो मिसबिहेवियर है, कदाचार है, वो अगर सिद्ध हो जाता है तो प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग तरीके से क्या होगा, पेश किया जाएगा। और उसमें वही चाहिएगा क्या, कि जिसमें कुल सदस्यों को बहुमत प्लस इसमें आगे देखा जाए तो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत आवश्यक होगा, दोनों में अलग अलग, तब जाके ये प्रस्ताव, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अधिनियम 2 है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब एक दूसरा कानून भी है जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं। उसमें क्या है कि वो एक तरह से देखा जाए तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें और पदावधि का वर्णन करता है। तो ये अधिनियम कब बनाया गया था, एक तरह से देखा जाए तो 2023 में बनाया गया। तो हाल ही में बनाया गया एक अधिनियम है जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं। उसमें है कि एक नया अधिनियम 2023 में पारित किया गया जिसमें पुरानी व्यवस्था को बदला गया। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, जिससे ये विवादास्पद बन गया। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले इसमें यह था कि एक भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें शामिल होंगे, उसमें जो प्रधानमंत्री है वो शामिल होंगे, प्लस इसमें अगर देखा जाए एलओपी जो है लोकसभा का, जो एक तरह से विपक्ष का नेता है, तो वो इसमें क्या होगा, शामिल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये जब संसद के द्वारा जब ये अधिनियम बनाया गया, तो क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो किसने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी एक केस में। उसके बाद में जब ये अधिनियम बना तो उसके बाद में जब ये एक कानून बना, तब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 बना। तब इसमें क्या कर दिया, सीजीआई को हटा दिया गया और वहाँ पे एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने की सिफारिश कर दी गई थी इसके द्वारा। तो हम देखते हैं कि इसकी धारा 7 में नियुक्ति समिति का सुझाव दिया गया है। तो उस नियुक्ति समिति में कौन होगा, सीजीआई की नियुक्ति होगी उसमें, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे और एक कैबिनेट स्तर का मंत्री रहेगा इसमें, जो पीएम के द्वारा क्या होगा, नामित होगा। लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष है वो इसमें शामिल होगा। 2023 से पूर्व कौन होते थे इसमें, तो एक तो पीएम होते थे, एक सीजीआई होते थे और एक नेता प्रतिपक्ष होते थे। तो अभी क्या कर दिया, इस एक्ट के तहत जो सीजीआई उसको इससे बाहर कर दिया गया और कैबिनेट मंत्री को इसमें क्या कर दिया गया, समिति में शामिल कर दिया गया। तो ये जो समिति है वो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अधिनियम 2023 है उसमें धारा 7 में नियुक्ति समिति का
हमें प्रावधान देखने को मिलता है। और दूसरा इसमें धारा 11 में क्या है, कार्यकाल का वर्णन है। तो कार्यकाल में हम देखते हैं कि सुप्रीम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल क्या होता है, तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और दूसरी चीज़ याद रखने की, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो इस अधिनियम के तहत इनको वापस उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। और उनका कार्यकाल क्या रहेगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो वही उनका कार्यकाल माना जाएगा। धारा 9 में क्या है, वेतन का उल्लेख किया गया है। तो ये थोड़ी सी याद रखना। धारा 7 में नियुक्ति समिति है, धारा 11 में कार्यकाल है, और धारा 9 में क्या है, वेतन है। तो वेतन में क्या है, सर्वोच्च न्यायाधीश के समतुल्य इनको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। और हटाने की प्रक्रिया धारा 11(3) के अकॉर्डिंग इनको हटाने की प्रोसेस रहेगी, जो अनुच्छेद 324(5) में है। अर्थात अब हम देखते हैं कि आज क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो 324 से हम 329 तक देखते हैं। तो 324(5) में क्या है, जो मुख्य निर्वाचन या अन्य निर्वाचन आयुक्त तो उनको हटाने का प्रोसेस दे रखा है 5 और 6 में। तो 5 में जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का बात करता है, और वो कहता है कि 124(4) के अकॉर्डिंग हटेंगे। तो 124(4) में क्या है, तो CJI जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने का प्रोसेस दे रखा है, तो उसी प्रक्रिया से वो हटेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। पूरा रिमूवल का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, उसमें हम देखें कि जो CEC को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में सर्वाधिक कठिन प्रक्रियाओं में से एक नीचे प्रत्येक चरण को क्रमबद्ध रूप से समझाया गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे पहले तो है सिग्नेचर संग्रह करना, सिग्नेचर कलेक्शन है। इसमें जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3A के अनुसार लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर नोटिस है, तो 100 सदस्यों का। और राज्यसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर नोटिस स्पीकर या सभापति को देना होगा। वर्तमान मामले में 130 + 63 जो सदस्य है, तो टोटल हो जाते हैं 193। 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये न्यूनतम सीमा से अधिक है। उसके बाद में स्पीकर, अब क्या होगा, तो अब हम आगे देखेंगे कि स्पीकर या सभापति द्वारा प्रारंभिक जाँच, तो जो प्राइमा फेसिया रिव्यू किया जाएगा। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3(2) या एक तरह से देखा जाए तो धारा 3(2) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ये निर्धारित करेंगे कि आरोप जो प्राइमा फेसिया है प्रथम दृष्टया जांच योग्य है या नहीं। तो ये डिसाइड करने का जो अधिकार है वो किसके पास में रहेगा, सभापति और स्पीकर के पास रहेगा। तो वो चाहे तो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं, जांच समिति का गठन कर सकते हैं, और वो चाहे तो वो इस प्रस्ताव को यहीं पे क्या कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। यदि वे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो प्रक्रिया वहीं रुक जाती है, और पूर्णतः विवेकाधीन शक्ति है। तो ये विवेकाधीन शक्ति किसकी, सभापति और स्पीकर की विवेकाधीन शक्ति के तहत आता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर वो स्वीकार कर लेते हैं स्पीकर या सभापति, उसके बाद में 3 सदस्यीय समिति का क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन या गठन किया जाएगा। अब यदि जो स्पीकर सभापति प्रस्ताव को स्वीकार करे तो जजेज इंक्वायरी एक्ट की धारा 3 क्लॉज 3 के तहत 3 सदस्यीय समिति बनती है, जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका वर्तमान न्यायाधीश, अब ये नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी न्यायाधीश हो उसका, उसके अलावा सुप्रीम जो हाई कोर्ट उसका एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होगा, और एक विधिवेता उसको इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये समिति स्वतंत्र और न्यायिक प्रकृति की होती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जांच समिति के द्वारा जांच इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। धारा 4 के अनुसार समिति गवाहों को बुला सकती है, दस्तावेज मांग सकती है, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाएगी, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पालना अनिवार्य है, क्योंकि किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय का मतलब अनुसरण है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जांच रिपोर्ट, उसके बाद में जो समिति है वो अपनी जांच रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। धारा 5 के अंतर्गत जांच समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट स्पीकर या सभापति को सौंपती है, जो जिसे उसने बनाया है। रिपोर्ट में आरोप सिद्ध हुए या नहीं यह स्पष्ट करना होगा। यदि समिति आरोप सिद्ध न करे तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद में अगर रिपोर्ट में है कि अगर उस पर आरोप है वो सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद में दोनों सदनों में प्रस्ताव पर मतदान होता है, वोटिंग होती है दोनों सदनों में उस प्रस्ताव पर।
हटाने वाली। यदि जांच समिति आरोप सिद्ध करे तो आर्टिकल 124(4) के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव पास होना चाहिए और प्रत्येक सदन में 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो सदन की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत होना चाहिए। तो सदन की कुल सदस्यता का तो क्या होना चाहिए? साधारण बहुमत होना चाहिए। दूसरे, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत है। दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए ये। और तीसरी बात है कि एक ही सत्र में ये दोनों प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए? फॉलो होना चाहिए। दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति इसको क्या करेगा? हटाएगा। उसके अलावा अगर देखते हैं कि राष्ट्रपति आदेश, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद में जब दोनों सदनों का प्रस्ताव पास हो जाए तब समावेदन एड्रेस राष्ट्रपति के पास से भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस समावेदन के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त या जो चीफ इलेक्शन कमीशन उसको हटाने का आदेश जारी करते हैं। और राष्ट्रपति बाउंड है, वे मना नहीं कर सकते। अगर संसद अगर पारित करके भेज देती है तो राष्ट्रपति बाध्य है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको हटाने के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हटाने के जो आधार हैं, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, वो 124(4) के अनुसार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको 2 आधारों पे हटाया जा सकता है। तो एक तो आधार हो गया कि सिद्ध कदाचार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रूव्ड मिस बिहेवियर के आधार पे। एक असमर्थता, जिन्हें इनकैपेसिटी बोलते हैं। इन 2 ही आधारों पे उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो जब जांच समिति द्वारा ये सिद्ध हो जाए कि जो सीईसी ने जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग किया है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है या संविधान का उल्लंघन किया है, तो वर्तमान मामले में यही आधार है। 7 आरोप है जिसमें पक्षपात व धांधली में बाधा शामिल है। और दूसरी है कि जब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में असमर्थ हो तो यह आधार वर्तमान मामले लागू नहीं है। तो वर्तमान में जो है वो क्या है? सिद्ध कदाचार के आधार पर उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आए हैं विपक्ष। उसके बाद में हम देखते हैं कि संख्यात्मक विश्लेषण हम देखते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से ये भाग अत्यंत महत्वपूर्ण। लोकसभा राज्य में बहुमत की गणना एक बार थोड़ी सी देख लेंगे किस प्रकार रहेगी। तो इसमें यह है कि जैसे लोकसभा का कुल बल है वो 543 है, जो सीटें हैं। 2 मनोनीत जो वर्तमान में नहीं है। इस प्रकार 545 होती है टोटल, लेकिन वर्तमान में क्रियाशील क्या है? 543 है। लोकसभा का साधारण बहुमत क्या रहता है? कुल सदस्यता का जो बहुमत रहेगा, साधारण बहुमत रहेगा तो 50%, तो 272 से क्या होने चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो ये साधारण बहुमत हो जाता है, 50% प्लस है 1। उसके बाद में लोकसभा का 2/3 बहुमत, तो इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। यदि मान लो 400 जो सांसद है लोकसभा के वो अगर उपस्थित होते हैं तो 267 आवश्यक हो जाएंगे उपस्थित और मतदान करने वाले। फिर उसके बाद में राज्यसभा का कुल बल है, अगर देखते हैं कुल जो सीटें हैं उसमें 245 है, जिसमें 233 तो है निर्वाचित और 12 है मनोनीत। राज्यसभा साधारण बहुमत क्या होगा? तो 123 से अधिक होना चाहिए। उसके बाद में राज्यसभा का 2/3 बहुमत अगर जुटाना हो, जिसमें उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो यदि 200 उपस्थित हो तो 134 आवश्यक हो जाएंगे। तो नोटिस की शर्त क्या है? लोकसभा में तो न्यूनतम 100 सांसद है, उस पर साइन होने चाहिए, तो 123 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये शर्त है वो पूरी कर रहा है नोटिस की शर्त। दूसरी, राज्यसभा में तो न्यूनतम 50 सांसदों की साइन होने ज़रूरी होते हैं नोटिस पे, तो वर्तमान में 63 है, तो ये भी क्या हो रही है? शर्त है वो कंप्लीट हो रही है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि 193 सांसदों के हस्ताक्षर केवल नोटिस की शर्त पूरी करते हैं। ये संख्या प्रस्ताव पास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोकसभा के प्रस्ताव पास करने के लिए न्यूनतम 272 और राज्यसभा में 123 मत आवश्यक है, जो वर्तमान में राजनीतिक समीकरण के विपक्ष के पास नहीं है। तो ये प्रस्ताव ऐसे भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, उन पर यह प्रस्ताव आया वो एक ऐतिहासिक मतलब रहेगा कि आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तुलनात्मक अध्ययन अगर हम देखते हैं कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, राष्ट्रपति है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उपराष्ट्रपति है, केग है या अन्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको हटाने की जो प्रोसेस हम तुलनात्मक अगर कंपेरेटिव अगर अध्ययन करते हैं तो हटाने का आधार क्या रहता है इनको? तो एक तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो सुप्रीम कोर्ट के जज उनको आधार रहता है सिद्ध कदाचार और असमर्थता। राष्ट्रपति का रहता है कि संविधान का क्या होता है? उल्लंघन किया हुआ हो, तब जाके उसको हटाने का एक आधार बनता है। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखने को मिलता।
केग के लिए है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जज जैसी प्रोसेस तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता ही रहेगा। और इसमें अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सिफारिश क्या होनी चाहिए, आवश्यक होती है। प्रक्रिया हम देखते हैं कि दोनों सदन सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 बहुमत जो प्रेजेंट होते हैं उनका। फिर महाभियोग, अगर यही राष्ट्रपति में देखते हैं तो महाभियोग की जो प्रक्रिया फॉलो होती है, दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का बहुमत होना चाहिए, लोकसभा की क्या होती है सिर्फ सहमति उसको उठाने के लिए। केग के बारे में हम देखते हैं तो केग में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज जैसी व्यवस्था की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जज जैसा ही रहेगा कि दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट का। और अन्य चुनाव आयुक्त तो सुप्रीम कोर्ट की जज जैसी रहेगा, क्योंकि शुरुआत तो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह देता है, सिफारिश कर देता है, तो उसके बाद में सेम वही प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। अब ये रहेगा कि जांच समिति, तो जांच समिति में की जांच समिति बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट की जजेज या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना तो बनेगी, और राष्ट्रपति के लिए तो ये नहीं बनेगी, उपराष्ट्रपति के लिए भी ये लागू नहीं होती है, और केग और अन्य चुनाव आयुक्त उनके लिए ये लागू होती है जांच समिति। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको हटाने का आधार 124(4) है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त उसको हटाने का आधार जो है अनुच्छेद वो 324(5) रहेगा। राष्ट्रपति के लिए ये रहेगा आर्टिकल 61 जिसमें महाभियोग के बारे में दे रखा। उपराष्ट्रपति के लिए रहेगा 167(b) है, उसके अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। और जो केग है उसको उठाने का जो आर्टिकल में जो वर्णन किया गया 148(1) में किया गया है, और अन्य चुनाव आयुक्त को उठाने का जो प्रोसेस है वो 324(6) में किया गया है। तो ये चीज़ें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है, तुलनात्मक पूरा जो प्रोसेस है वो। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीतिक महत्व देखते हैं कि पहली बार क्यों, ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया जा रहा है, इससे पहले कभी भी ये नौबत नहीं आई। तो TN सेशन जो 1990 से 96 और MS गिल, BB टंडन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त विवादों में रहे, परंतु किसी के विरुद्ध संसदीय नोटिस नहीं आया। संस्थागत स्वतंत्रता का प्रश्न, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि निर्वाचन आयोग को किसी भी सरकार, केंद्र या राज्य से के प्रभाव से मुक्त रहना आवश्यक है, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी सुरक्षा दी गई है। दूसरी ओर ये सुनिश्चित किया गया यदि मुख्य चुनाव आयुक्त वास्तव में दुराचार करे तो उसे हटाने का रास्ता भी हो, इसलिए यह प्रक्रिया थोड़ी सी क्या की गई है, कठिन की गई है, लेकिन असंभव नहीं है। 2023 के अधिनियम का विवाद क्या रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे एक केस है जिसका नाम है अनूप बरनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 का मामला था, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार व्यवस्था की थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में CGI को शामिल किया जाए, और उसके बाद सरकार ने 2023 के अधिनियम लाकर CGI की जगह एक कैबिनेट मंत्री को रख लिया, जो विपक्ष और न्यायविदों के लिए विवाद का विषय बना, और वर्तमान में नोटिस इसी पृष्ठभूमि में आया है। तो ये चीज़ें हम देख ली कि ये सारी चीज़ें रहेगी। अब ये है कि आप इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और संवैधानिक प्रक्रिया हमने पूरी जान ली किस प्रकार हटाया जाएगा। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी पूछ सकते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ कैसे संबंधित है वो भी पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 324(5) और 124(4) में क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देख के हम ये पूछ सकते हैं उनकी चीज़ में। और मुख्य चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है और क्या समानता है, इन चीज़ों के बारे में भी क्या रखना चाहिए, याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, याद करनी है। तो अब है कि निष्कर्ष के रूप में हमने क्या देखा इसमें कि मुख्य निर्वाचन हटाने की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र के दो मूलभूत सिद्धांतों के बीच संतुलित स्थापित करती है। एक वो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, दूसरी ओर संसदीय जवाबदेही। संविधान निर्माताओं की यह दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इस प्रक्रिया को इतना कठोर बनाया कि राजनीतिक दबाव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटाया जा सके, परंतु सिद्ध दुराचार की स्थिति में रास्ता खुला रहे। ये प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किया था। तो ये चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने जो चीज़ें देखी, खबर से संविधान तक की जो एक क्रम में जो एक सीरीज चली है हमारी, उसमें हमने आज जो पहली जो खबर का विश्लेषण किया वो है जो
जो मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ नोटिस जो आया है, संसदीय नोटिस है, 193 सदस्यों ने इस पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर। उनके बारे में हमने देखा कि उसका संवैधानिक प्रभाव क्या रहेगा, किस प्रकार वो प्रोसेस है वो फॉलो होगा आगे, और किस प्रकार से है वो सारी प्रक्रियाएं रहेगी, उस पूरी प्रक्रिया का और संवैधानिक जो आधार है वो क्या रहेगा, वो सारा कंप्लीट हमने जानने का प्रयास किया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और इस वीडियो को देखिए कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें जो जो अपनी न्यूज़पेपर है उन्हीं में जो चीज़ें चर्चा में रहती है वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाया जाता है और वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आपके जो टॉपिक है जैसे चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग में जो संभावना है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन उठा सकता है, तो ये है वो आपके हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए क्या रहेंगे, उपयोगी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे अगली जो कोई खबर रहेगी उसका विश्लेषण करेंगे हम।